हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे और इसके लिए मैंने 45 क्वेश्चंस यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, जो कि आपके आने वाले वीडियो एग्जाम के लिए और इसके अलावा भी कोई अन्य परीक्षा जहाँ पे हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दिया गया है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द युग्मों का सही युग्म है। तो दिया गया है ईप्सित और इसका विलोम दिया गया है अभीप्सित। तो ईप्सित का क्या अभीप्सित विलोम होता है? तो ये गलत होगा। ईप्सित का विलोम क्या होता है? अनीप्सित। ईप्सित का विलोम होता है अनीप्सित। और अमित का दिया गया है समित। तो अमित का विलोम क्या होता है? अमित का होता है परिमित। परिमित। और हया का विलोम क्या होता है? बेहया। तो ये यहाँ पे सही दिया गया है, तो यही इसका राइट आंसर है। बाकी अर्पण का दिया गया है सर्पण। तो अर्पण का क्या होता है? ग्रहण। अर्पण मतलब देना और ग्रहण मतलब प्राप्त करना। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हया का क्या होगा? बेहया। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, अब दिया गया है नयनों से जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती। इस पंक्ति में अलंकार है। तो नयनों से जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती, विरोधाभास होगा यहाँ पे, या विशेषोक्ति, या विभावना, या दृष्टांत। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विशेषोक्ति। विशेषोक्ति में क्या होता है? तो इसमें कारण के होते हुए भी कार्य न हो, वहाँ पे क्या होता है? विशेषोक्ति। अब यहाँ पे नयनों से जल की वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती, वर्षा होने पर भी प्यास नहीं बुझती, यानी जल है फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। तो कारण के होते हुए भी अगर कार्य ना हो रहा हो तो वहाँ पे क्या होता है? विशेषोक्ति अलंकार होता है। और इसी का उल्टा हो जाता है विभावना, जहाँ पे कारण के न होने पर भी कार्य होता है, इसका उल्टा हो जाता है। जैसे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि बिना पैर के चल रहे हैं और बिना कान के सुन रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? विभावना हो जाएगा, जहाँ पे बिना कारण के कार्य हो जाए और कारण के होते हुए भी कार्य ना हो तो वहाँ पे विशेषोक्ति हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है विशेषोक्ति इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन खर का अनेकार्थक नहीं है? तो इसमें से कौन खर का अनेकार्थवाची शब्द नहीं है? दिया गया है गधा, तिनका, दुष्ट और पत्र। तो गधा, तिनका, दुष्ट ये सभी खर के अर्थ होते हैं। पत्र यहाँ पे राइट आंसर है। पत्र जो है खत मतलब पत्र होता है, ना कि खर मतलब। तो डी ऑप्शन यहाँ पे पत्र इसका राइट आंसर है। बाकी गधा, तिनका और दुष्ट ये खर के ही अर्थ हैं। और खर के अर्थ में जो है एक राक्षस, खर दूषण का आपने नाम सुना होगा, तो एक राक्षस का नाम जो है खर था, एक राक्षस हो जाता है खर। और इसके अलावा प्रखर, प्रखर मतलब तेज, तो प्रखर को भी खर कहा जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है, निम्न में से कौन एक पहाड़ी बोली है? तो इसमें से पहाड़ी बोली कौन सी है बताना है। मंडियाली, या बांगरू, या कौरवी, या हड़ौती। तो बांगरू ये जो है हरियाणवी, हरियाणवी बोली को जो है बांगरू भी कहा जाता है। और ये किसके अंतर्गत आती है? तो ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है हरियाणवी। और करवी जो है खड़ी बोली को कहा जाता है, खड़ी बोली को, और ये भी जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। हाड़ौती की बात करते हैं तो ये जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मंडियाली। मंडियाली जो कि मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है, मंडी जिला हिमाचल प्रदेश में ये बोली जाती है। और इसके अलावा पहाड़ी बोलियाँ कौन सी है? तो पहाड़ी बोली के अंतर्गत इसके अलावा जो है कुल्लुई आ जाती है, कुल्लुई पहाड़ी बोली हो जाएगी। और गढ़वाली, गढ़वाली और कुमाऊनी, तो ये जो है सभी हो जाती हैं पहाड़ी बोली के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन इसका मंडियाली राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, अशुद्ध अंश का चयन करें। तो वाक्य में अशुद्ध अंश का चयन करना है। दिया गया है, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। तो बताइए इसमें जो है किस पार्ट में गलती है? अगर कोई गलती नहीं है तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कोई त्रुटि नहीं है।
तो दिया गया है जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसको देश की एक ना एक वस्तु, यहाँ पे एक ना एक वस्तु नहीं होगा बल्कि उसको देश की प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाता है। तो जो राष्ट्र प्रेमी होगा उसको देश की प्रत्येक प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जाता है। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है सुधि का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो यहाँ पे सुधि का बहुवचन बताना है, क्या हो जाएगा? सुधियों, सुधिजन, और ये दिए गए हैं सुधिजन, सुधिगण। तो सुधि का बहुवचन हो जाएगा सुधिजन, सुधिजन। तो कुछ शब्द होते हैं जिनका बहुवचन हम जन लगा करके बना सकते हैं, या जो है गण लगा करके बना सकते हैं, या वृंद लगा करके बना सकते हैं। जैसे कि जन लगा करके हम और क्या बना सकते हैं? तो युवाजन, युवाजन हो जाएगा। इसके अलावा जो है गुरुजन, और गण लगा करके क्या बना सकते हैं? तो शिक्षक गण, शिक्षक गण हो जाएगा, या लेखक गण, लेखक गण, या मित्रगण, मित्रगण हो जाएगा। और वृंद लगा करके बना सकते हैं जैसे मुनिवृंद, मुनिवृंद, या नारी वृंद, या जो है शिशु वृंद। तो फिलहाल यहाँ पे सुधि का पूछा गया था तो सुधिजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है 25 रुपये दीजिए, विशेषण पहचानिए। 25 रुपये दीजिए, इसमें विशेषण बताना है। क्रमवाचक है, या निश्चित संख्यावाचक, या समुदायवाचक, या आवृत्तिवाचक। तो दोस्तों 25 रुपये दीजिए, 25 यहाँ पे कैसा हो जाएगा? क्रमवाचक, या निश्चित संख्यावाचक, या समुदायवाचक, या आवृत्तिवाचक। तो यहाँ पे ये निश्चित संख्यावाचक होना चाहिए। आपको पता है विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक तो आपका हो जाता है गुणवाचक, गुणवाचक, और एक आपका हो जाता है संख्यावाचक, संख्यावाचक, और एक जो है परिमाणवाचक, और एक जो है हो जाता है सार्वनामिक विशेषण। तो संख्यावाचक में निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक दोनों होते हैं। और इसी तरह से परिमाण में भी निश्चित और अनिश्चित दोनों तरह के होते हैं। तो अगर हम निश्चित संख्यावाचक की बात करते हैं तो इसके जो है कुछ भेद हो जाते हैं। कितने? तो 6 भेद हो जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 6 भेद कौन कौन से। तो एक आपका हो जाएगा पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक में आपका 1 या 2 या 3 जो पूर्णांक होते हैं वो सब आ जाते हैं। तो 25 यहाँ पे पूर्णांक बोधक हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसलिए निश्चित संख्यावाचक यहाँ पे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये निश्चित संख्यावाचक का ही भेद होता है। और इसके अलावा जो है दूसरा हो जाता है अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। इसमें जो है जैसे कि 1.25 या 1.5 या 2.5 ये सब आ जाते हैं। और तीसरा आपका हो जाएगा क्रम बोधक, क्रम बोधक या क्रमवाचक भी कह सकते हैं, क्रम बोधक। तो इसमें कौन से आते हैं? तो इसमें जो है जैसे कि पहला या दूसरा या तीसरा, इस तरह के जो है क्रमवाचक हो जाते हैं। और चौथा जो है कौन सा हो जाएगा? समूहवाचक, समूहवाचक। इसमें समूह का बोध होगा, जैसे कि दोनों या तीनों या चारों, इस तरह के, दोनों, तीनों, चारों, इस तरह के हो जाएंगे। और पांचवा भेद कौन सा हो जाएगा? आवृत्तिवाचक, आवृत्तिवाचक या आवृत्ति बोधक दोनों कह सकते हैं। तो आवृत्तिवाचक में जो है हो जाएगा जैसे कि दुगना या तिगुना या 4 गुना, ये सब जो है आवृत्तिवाचक में हो जाएंगे। और फिर जो है प्रत्येक वाचक, प्रत्येक वाचक या प्रत्येक बोधक। तो इसमें जो है जैसे कि एक एक, एक एक हो जाएगा, या हर एक हो जाएगा, या 2 2 या 4 4, ये सब इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल निश्चित संख्यावाचक इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? दिए गए मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है। तो दोस्तों यहाँ पे मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच को यहाँ पे नहीं होगा, सदैव सच बोलता है, या हम कह सकते हैं सच ही बोलता है। मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव सच ही बोलता है, या केवल सदैव सच बोलता है कह सकते हैं। तो किस वार्ड में गलती है? सदैव सच वाले में। ऑप्शन है सदैव सच को, यहाँ पे को नहीं होना चाहिए था।
तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिया गया स्कंदगुप्त नाटक की रचना किसने की? स्कंदगुप्त नाटक जो है किसने रचा है? मालती जोशी या जयशंकर प्रसाद या जयनेन कुमार या प्रेमचंद? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ये जो है नाटक हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का। और जयशंकर प्रसाद के इसके अलावा जो है नाटक की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त भी इनका नाटक हो जाता है। और एक इनका नाटक है दो स्वामिनी हो जाएगा। और अजातशत्रु भी इन्हीं का हो जाता है। और विशाख। तो ये जो है इनके कुछ प्रमुख नाटक हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी के। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, आसमान का रंग नीला है, विशेष से पहचानिए। तो विशेष इसमें कौन हो जाएगा? आसमान का रंग नीला है, तो नीला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा जो कि किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो यहाँ पे विशेष कौन हो जाएगा? आसमान की विशेषता बतला रहा है नीला, तो विशेष से हो जाएगा आसमान। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी नीला जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो आभूषण, मेरा आभूषण होता है या मेरी आभूषण? तो मेरा आभूषण होता है, ना कि मेरी आभूषण या आभूषण खो गया। तो यहाँ पे जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। सौगंध, मेरी सौगंध या मेरा सौगंध? तो मेरी सौगंध होता है, स्त्रीलिंग ये हो जाएगा। और पेड़, तो पेड़ कट गया ना कि कट गई, तो पेड़ जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। संग्राम, संग्राम जो है शुरू हुआ या खत्म हुआ, तो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी राइट आंसर का सौगंध। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन करें। अशुद्ध वाक्य बताना है कौन सा है। दिया गया है, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। जिधर दृष्टि डालो विज्ञान के चमत्कार दिखाई पड़ते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। फिर दिया गया, हमें उपलब्ध सभी सुख सुविधाएं विज्ञान की ही देन है, तो इसमें भी कोई गलती नहीं है। फिर दिया गया है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, तो ये भी वाक्य बिल्कुल सही है। फिर है, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातें को संभव कर दिखाया है। तो दोस्तों ये जो है सेंटेंस सही नहीं है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? विज्ञान से के बजाय विज्ञान ने अनेक असंभव लगने वाली बातों को होना चाहिए, ना कि बातों को संभव कर दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से अनुकूल का विलोम कौन सा है? अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा? अन्याय का विलोम क्या होता है? न्याय होता है। और नियमित, तो नियमित का विलोम क्या हो जाएगा? अनियमित हो जाएगा। विकूल, अनुकूल का विलोम विकूल जो है नहीं होता। और प्रतिकूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भली मैं पहचाना, वर्णित लोकोक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। दिया गया है, विभावना, विशेषोक्ति, ब्याज निंदा या ब्याज स्तुति। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्याज निंदा। ब्याज निंदा में क्या होता है? तो ब्याज निंदा में जहाँ सुनने में ऐसा लगता है कि प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वो निंदा होती है, वहाँ पे होता है ब्याज निंदा। यानी कि प्रशंसा के बहाने निंदा जहाँ पे कर दी जाए, वहाँ पे क्या होगा? ब्याज निंदा होगी। तो अब यहाँ पे जो है, राम साधु तुम साधु सुजाना, तो यहाँ पे कैकेयी दशरथ से कह रही है, क्या कह रही है? राम साधु, राम तो साधु हैं यानी कि सज्जन हैं, तुम साधु सुजना, तुम भी साधु सज्जन हो। राम मातु भली मैं पहचाना, और राम की जो माता जी हैं वो भी भली मतलब अच्छी हैं, मैं पहचाना, मैं सबको जानती हूँ। तो कैकेयी दशरथ से एक तरह से ताने मार रही हैं, बड़ाई करते हुए बुराई कर रही हैं। राम साधु, राम तो अच्छे हैं, तुम उनसे भी अच्छे हो, और राम की जो माता जी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, मैं सबको जानती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रशंसा नहीं की जा रही बल्कि निंदा की जा रही है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो लगेगा प्रशंसा की जा रही है, तो इसलिए यहाँ पे ब्याज निंदा हो जाएगा। और ब्याज स्तुति इसका उल्टा हो जाता है। ब्याज स्तुति में क्या होता है? इसमें जो है ऐसा लगता है निंदा की जा रही है, सुनने में लगेगा कि निंदा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वो प्रशंसा होती है। जैसे कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। अब सुनने में लग रहा है कि ये जो है गंगा की बुराई की जा रही है, लेकिन ये वास्तव में क्या है? प्रशंसा है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, तुम टेढ़ी क्यों चलती हो और दुष्टों को शिव कर देती हो। तो यहाँ पे जो है ये प्रशंसा हो जाएगी। तो यहाँ पे जो है फिलहाल ब्याज निंदा इसका राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब दिया गया है,
लड़कों में लड़का, बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या होगा इसका अर्थ? सर्वप्रिय होना, बहुरूपिया होना, कुशल खिलाड़ी होना या सभी के साथ खेलना। तो लड़कों में लड़का और बूढ़ों में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा सर्वप्रिय होना, यानी कि सबको प्रिय होना। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, नदी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो नदी का कौन सा नहीं है पर्यायवाची? सरिता भी नदी का पर्यायवाची होता है, नद्य भी होता है और तटनी भी होता है। विष्णुपदी यहाँ पे नहीं होता। विष्णुपदी जो है किसका पर्यायवाची है? गंगा का। तो सही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा जो है नदी के पर्यायवाची आप याद रखेंगे, पयस्विनी, पयस्विनी और निम्नगा, निम्नगा और इसके अलावा अपगा और लरमाला, लरमाला हो जाएगा। और इसके अलावा जो है सरी। तो ये जो है कुछ हो जाते हैं नदी के पर्यायवाची। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब दिए गए हैं, निम्न में से सूर का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो सूर का आपको क्या बताना है? विलोम। असुचि, असुचि जो है किसका विलोम होगा? सूची का हो जाएगा। और भीरु, तो सूर का जो है क्या हो जाएगा? सूर मतलब वीर और भीरु मतलब कायर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सूर का हो जाएगा भीरु। सदा का क्या होगा? सदा का हो जाएगा यदा कदा। सदा मतलब हमेशा, यदा कदा मतलब कभी कभी। दुराग्रह, दुराग्रह का विलोम क्या होगा? सत्याग्रह, सत्याग्रह। तो बी ऑप्शन यहाँ पे भीरु इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से अपमान का समानार्थी शब्द है। अपमान का समानार्थी बताना है। परिभव, परिताप, अपकीर्ति या परिष्कार। तो अपमान का समानार्थी हो जाएगा परिभव। परिभव मतलब क्या होता है? अपमान होता है। और इसके अलावा अपमान के जो है पर्यायवाची क्या हो सकते हैं? तो परिभव हो गया, अवमान हो जाएगा, अवमान और तिरस्कार, तिरस्कार और अवज्ञ या उपेक्षा। तो ये जो है अपमान के पर्यायवाची हो जाते हैं। परिताप की बात करते हैं तो ये जो है दुख का पर्यायवाची होता है। परिताप मतलब क्या होता है? दुख। अपकीर्ति मतलब अपयश या बदनामी, बदनामी या अपयश। और परिष्कार, परिष्कार मतलब क्या होता है? तो परिष्कार मतलब संशोधन, किसी चीज को और ज्यादा शुद्ध करना, संशोधन या शुद्धि। तो फिलहाल यहाँ पे परिभव इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, गौ का सामान्य बहुवचन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो गौ का सामान्य बहुवचन बताना है। गौ का क्या होगा? गाय नहीं होगा, गौ गौ ये भी नहीं होगा, गौएं या गायें। तो गाय का अगर पूछा जाए तो गायें बता सकते हैं, लेकिन गौ का अगर पूछा जाएगा तो गौएं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जो है कुछ बहुवचन आप बताइए क्या होगा? वधू का क्या होगा? और बहू का, गेहूं का, और इसके अलावा साधु का और भालू का। तो दोस्तों वधू, वधू का हो जाएगा वधुएं, और इसी तरह बहू का भी हो जाएगा बहुएं। और गेहूं का क्या हो जाएगा? गेहूएं। तो गेहूं का जो है, और साधु का और भालू का, इनका यही रहेगा, ठीक है, सेम रहेगा। गेहूं का गेहूं ही रहेगा बहुवचन, साधु का साधु ही रहेगा और भालू का भालू ही रहेगा। तो यहाँ पे जो है फिलहाल सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, वर्ष 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त शिवमंगल सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की कृति है? तो मिट्टी की बारात ये नाटक है या उपन्यास है या कथा है या काव्य? तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, काव्य। तो मिट्टी की बारात जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? शिवमंगल सुमन की रचना है, और ये जो है एक क्या है? काव्य रचना है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो जो पुरस्कार वगैरह मिले हैं जिन पुस्तकों को, उन पुस्तकों को आप जरूर याद रखेंगे। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, यशोधरा का सही संधि विच्छेद चुनिए। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? यश धन धरा या यशोधन धरा या यशा धन धरा या यश धन उधरा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा यशा धन धरा। और कौन सी संधि है यहाँ पे? तो विसर्ग संधि यहाँ पे हो जाएगी। और विसर्ग संधि का कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे? तो दोस्तों अगर
विसर्ग के पहले छोटा आ हो और विसर्ग के बाद यदि छोटा आ हो या कोई घोष वर्ण हो। घोष वर्ण आपको पता है कि किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण क्या होता है, घोष होता है या सघोष होता है। और इसके अलावा जो है या रा या ला या वा या हा, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग जो है चेंज हो जाता है, किसमें, ओ में चेंज हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे यसा धन धरा, तो विसर्ग के पहले क्या है, आ है, और यहाँ पे क्या हो गया, धा, ता था दा धा, चौथा, तो यहाँ पे ये रूल लग जाएगा। तो विसर्ग क्या बन जाएगा, ओ, तो ओ की मात्रा लग जाएगी यस पे, तो यशो धरा हो जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाता है मना धन जा, तो विसर्ग के पहले क्या है, आ, और बाद में चा छा जा, तीसरा वर्ण, तो यहाँ भी यही रूल लग जाएगा, तो बन जाएगा मनोज। इसी तरह से यसा धन दा होता है, यसा धन दा बन जाता है यशोदा। और इसके अलावा जो है पुरा धन हित, पुरा धन हित, तो यहाँ पे विसर्ग के पहले क्या है, आ, और विसर्ग के बाद क्या है, हा, तो बन जाएगा पुरोहित। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे कि पुनः धन मिलन, और एक अपवाद हो जाएगा अंतः धनगत, अंतः धनगत। तो पुनः धन मिलन, यहाँ पे विसर्ग के पहले जो है आ है और बाद में मा है, पाफा बाबा मा, पंचम अक्षर, तो रूल तो यहाँ पे ये लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पुनः मिलन नहीं होता बल्कि पुनर्मिलन हो जाता है, तो ये जो है अपवाद में आ जाएगा। अब यहाँ पे भी तीसरा अक्षर है विसर्ग के बाद, तो यहाँ पे अंतोगत होना चाहिए लेकिन अंतर्गत होता है, अंतर्गत। ठीक है, तो ये जो है दोनों अपवाद हो जाते हैं, बाकी जो है ये सब इस रूल को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द बताना है। तो दोस्तों रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से, तो एक तो आपका हो जाता है रूढ़। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, तो इनका कोई सार्थक खंड नहीं होता, यानी कि इनके खंड करेंगे तो उनका कोई सार्थक मीनिंग नहीं निकलेगा। जैसे कि जल हो गया, या जो है जल हो गया, पानी हो गया, कान, नाक, आँख, मेज, ये सब जो है रूढ़ शब्द हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है दूसरा हो जाएगा यौगिक। यौगिक शब्द कौन से होते हैं, तो ये जो है 2 या 2 से अधिक सार्थक खंडों से मिलकर के शब्द बनते हैं, वो होते हैं यौगिक। जैसे कि आपका दूध वाला, तो दूध और वाला मिला करके बन गया दूध वाला। घुड़ सवार, घोड़ा और सवार मिलकर के बन गया घुड़ सवार। या जो है विद्या और आलय मिलकर के बन जाता है विद्यालय, या पाठ और शाला मिलकर के पाठशाला बन जाता है। तो ये सब जो हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, यौगिक शब्द हो जाते हैं। और इसके अलावा जो है तीसरा हो जाएगा आपका योग रूढ़। तो योग रूढ़ जो है ये भी यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन ये एक विशेष अर्थ देते हैं, एक अलग अर्थ देते हैं, वो हो जाते हैं योग रूढ़। जैसे कि आपका पंकज हो जाता है, पंक और अज से बना है पंकज, यानी कि पंक मतलब कीचड़, अज मतलब से जन्म लेने वाला, कीचड़ से जन्म लेने वाला। लेकिन पंकज का अर्थ क्या निकलता है, पंकज कहते हैं कमल को। इसी तरह लंबोदर, तो लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश, तो लंबा है उदर जिसका, लेकिन यहाँ पे अर्थ अलग दे रहा है गणेश। तो जितने भी बहुव्रीहि समाज के उदाहरण होते हैं वो सभी योग रूढ़ में आ जाते हैं। तो यहाँ पे दूध वाला ये तो यौगिक हो जाएगा, घुड़सवार भी यौगिक हो जाएगा, लंबोदर जो है ये योग रूढ़ हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी नाक। तो रूढ़ शब्द यहाँ पे नाक हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है ये है देवदास उपन्यास के रचनाकार का नाम क्या है। देवदास उपन्यास जो है ये किसकी रचना है, प्रेमचंद। तो प्रेमचंद के उपन्यासों की बात करते हैं तो आपका जो है गोदान, गबन, गबन और रंगभूमि, कर्मभूमि, कर्मभूमि, और इसके अलावा सेवा सदन और निर्मला, ये जो है इनके कुछ उपन्यास हो जाते हैं प्रेमचंद जी के। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। देवदास जो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना हो जाती है। और बाकी इसके अलावा देवकी नंदन खत्री, इनकी जो है रचना याद रखेंगे चंद्रकांता। चंद्रकांता के जो है लेखक कौन हो जाते हैं, देवकी नंदन खत्री। धर्मवीर भारती की बात करते हैं तो इनकी जो है उपन्यासों की बात करेंगे, उपन्यास जो है इनके हो जाएंगे जैसे कि गुनाहों का देवता,
गुनाहों का देवता जो है इनका उपन्यास हो जाता है। और एक जो इनका है सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा। तो ये इन दोनों को आप याद रखेंगे जो कि इनके धर्मवीर भारती जी के उपन्यास हो जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे डैश कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? तो लिखित भाषा में जो मूल ध्वनियाँ होती हैं उनके लिए जो चिन्ह माने जाते हैं उनको क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि का जो कि मूल ध्वनि है और इसके लिए जो है ये चिन्ह हो गया, तो ये का जो है ये चिन्ह हो गया। और कौन सी लिपि का चिन्ह हो जाएगा? तो देवनागरी, देवनागरी लिपि का जो है ये चिन्ह हो जाएगा। देवनागरी लिपि में जो है और कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं? तो देवनागरी में आपका नेपाली भाषा लिखी जाती है, मराठी इसी में हो जाती है, और इसके अलावा संस्कृत हो जाएगी, हिंदी तो लिखी ही जाती है, कोंकणी भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, और मैथिली भी लिखी जाती है, और भी भाषाएं हैं। तो ये सब जो है देवनागरी लिपि की भाषाएं हो जाती हैं। तो इसमें जो चिन्ह होते हैं यही चिन्ह होते हैं जो हिंदी में होते हैं। नेपाली को भी आप पढ़ लेंगे, भले ही अर्थ ना समझ पाएँ, या मराठी या संस्कृत या कोंकणी मैथिली, तो इनकी लिपि जो है देवनागरी ही हो जाती है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। जो चिन्ह होते हैं लिखित रूप में वो क्या होते हैं? लिपि। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, तीसरा का विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो तीसरा का विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय क्या आएगा? ईसरा या रा या सरा या आ? तो दोस्तों तीसरा में प्रत्यय होता है सरा, ठीक है। दूसरा में भी सरा हो जाएगा और तीसरा में भी सरा। तो सरा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। और ये जो है तीसरा, ये किस तरह का विशेषण है? तो ये हो जाएगा क्रमवाचक। दूसरा, तीसरा, पहला, ये सब क्रमवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं, जो कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद होते हैं। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को पहचानिए। तद्भव शब्द कौन सा है? प्रस्तर, तो ये जो है तत्सम है, और ये किसका तत्सम है? तो पत्थर का तत्सम हो जाता है। जामुन, तो ये जो है तद्भव हो जाएगा जामुन। इसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम होता है जम्बुल। तो जम्बुल जो है ये क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, और जामुन जो है तद्भव। तैल ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है? तेल। पौत्र, तो पौत्र भी तत्सम हो जाता है, इसका तद्भव क्या होगा? पोता। पोता का जो है पौत्र हो जाता है। परपोता का क्या होगा? परपोता का। और इसके अलावा बताइए पड़ोसी का क्या होगा? तो परपोता का हो जाएगा प्रपौत्र, प्रपौत्र हो जाएगा। और पड़ोसी का होगा प्रतिवेशी। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मैं तुमको कुछ कहता हूँ, तो यहाँ पे मैं तुमसे कुछ कहता हूँ ये होना चाहिए था, या मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ ये हो सकता था। तो ये तो अशुद्ध हो गया। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाली हैं, तो यहाँ पे मैं और मेरी माँ घूमने होना चाहिए था, बढ़ाऊ की मात्रा होगी। मैं और मेरी माँ घूमने जाने वाले हैं, ठीक है, बहुवचन हो जाएगा, तो यहाँ पे वाले हैं। फिर लिखा है तुम्हारे को जाना है, तो तुम्हारे को जाना ये तो गलत हो जाएगा, तुम्हें जाना है। यहाँ पे तुम्हें जाना है होना चाहिए था, तुम्हें होगा तुम्हारे को की जगह। और फिर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रत्येक को 500 रुपये दिए जाएं, तो ये जो है बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दिया गया काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 को। और किसके द्वारा की गई थी? श्याम सुंदर दास के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1893। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, इनमें से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है बताना है। तो गरीबी खत्म हो गई, गर्मी जो है आ रही है ना कि आ रहा है, बीमारी भी चली गई। तो यहाँ पे ये तीनों तो स्त्रीलिंग है, तीनों जो है यहाँ पे स्त्रीलिंग है। लाश, तो लाश जो है क्या होगा? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग?
लाश चली गई, लाश जो है स्त्रीलिंग होना चाहिए। तलाश, तलाश भी मेरी तलाश। और कोशिश, तो कोशिश जो है जारी है, कोशिश या हम कह सकते हैं मेरी कोशिश, तो ये भी स्त्रीलिंग यहाँ पे तीनों हो जाएंगे। प्रार्थना, प्रार्थना हुई या मेरी प्रार्थना। दया, तो दया की जाती है ना कि किया जाता है, तो ये भी स्त्रीलिंग है। कृपा भी, कृपा हो गई, मेरी कृपा, तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगी। तीनों शब्द यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएंगे। और पानी, घी, दही, तो पानी भी पुल्लिंग होता है, घी भी होता है, दही, तीनों यहाँ पे पुल्लिंग है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो याद रखिएगा, जो दूध से बने उत्पाद होते हैं वो ज़्यादातर पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि घी हो गया, दही हो गया, या दूध हो गया, मट्ठा हो गया, मट्ठा हो गया, पनीर हो गया, तो ये सभी पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में जो है आप याद रखेंगे छाछ, छाछ और लस्सी, छाछ और लस्सी ये जो है अपवाद में आ जाते हैं, छाछ और लस्सी स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पे जो है फिलहाल डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन रहते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम कौन सा होगा। तो सर्वनाम की बात करते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो कई बार हम लोग बात कर चुके हैं। पुरुषवाचक जो है हो जाएगा एक, पुरुषवाचक में 3 भेद हो जाते हैं, एक जो है उत्तम पुरुषवाचक, एक जो है मध्यम, और एक जो है अन्य पुरुषवाचक। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा जो है निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसमें जो है ये या वो ये सब आ जाते हैं। ये है लड़का, यह वो किताब, जो कि किसी संज्ञा को निश्चित कर देते हैं। और तीसरा जो है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक जैसे कि कोई या कुछ, कोई या कुछ। और इसके अलावा जो है चौथा आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि कौन या क्या या कहाँ। पांचवा हो जाता है संबंधवाचक, संबंधवाचक में जो है जो सो या जिसकी उसकी, जो बोओगे सो काटोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जो सो ये सब जो है जिसकी उसकी, ये सब संबंधवाचक में आ जाते हैं, जो कि दो बातों के बीच में संबंध दर्शाते हैं। और छठवां हो जाता है निजवाचक, निजवाचक इसमें जो है कौन आ जाते हैं, आप या स्वयं या खुद। आप जो है ये पुरुषवाचक में भी आएगा, जैसे कि जो तुम की जगह पे इस्तेमाल किया जाता है सम्मान के लिए, वो आप जो है अलग होता है, वो जो है पुरुषवाचक में आएगा। लेकिन आप, मैं ये काम आप कर लूँगा यानी कि स्वयं कर लूँगा, तो स्वयं के अर्थ में जो आप आएगा वो निजवाचक में आएगा। तो यहाँ पे जो है कोई, ये तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक, मैं जो है पुरुषवाचक हो जाएगा। और कौन सा पुरुषवाचक, तो ये जो है उत्तम पुरुषवाचक। आप यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम भी पुरुषवाचक में होगा, उत्तम पुरुषवाचक में, तो यहाँ पे जो है आप इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक यमुना का एक पर्याय नहीं है। तो दिया गया है श्यामा, रविसुता, कालिंदी, जानवी। तो श्यामा, रविसुता, कालिंदी ये तीनों जो है यमुना के पर्यायवाची हैं। जानवी जो है गंगा का पर्यायवाची होता है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यमुना के पर्यायवाची की बात करते हैं तो अक्रजा, अक्रजा जो है यमुना का पर्यायवाची होता है। और इसके अलावा जो है कृष्णा, कृष्णा और कालगंगा, कालगंगा। और इसके अलावा जो है सूर्य सुता, सूर्य सुता यानी सूर्य की पुत्री, सूर्य सुता हो जाएगा। या रवि सुता भी हो सकता है, रवि मतलब भी सूर्य होता है। और यम भागिनी, यम की भागिनी यानी कि बहन, यम भागिनी हो जाएगा। और एक जो है तरणी तनुजा, तरणी तनुजा, तो ये जो है कुछ हो जाते हैं यमुना के पर्यायवाची। तो फिलहाल यहाँ पे जानवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष वर्ण बताना है। तो अघोष जो है, अघोष की बात करते हैं, अघोष जो है कौन से वर्ण होते हैं, तो किसी भी वर्ग के पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं वो अघोष होते हैं। और इसके अलावा तीनों सा, तीनों सा अघोष होते हैं। और एक जो है आगत व्यंजन, एक आगत व्यंजन कौन सा, तो फा, ये जो है अघोष होते हैं। और घोष या सघोष कौन से होते हैं,
तो तीसरा चौथा पांचवा, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा जो है घोष होगा, और सारे स्वर, सभी स्वर, और इसके अलावा हा भी घोष होता है, और सभी अंतस्थ व्यंजन, यानी कि या, रा, ला, वा, चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं, तो चारों अंतस्थ, और दोनों उच्छिप्त व्यंजन रा और रहा, ये दोनों जो है घोष में आ जाएंगे, और एक जो है आगत व्यंजन। तो एक आगत व्यंजन कौन सा, तो जा, तो ये सभी घोष में आते हैं। तो चा ये जो है पहले नंबर पे है, और जा, चा छा जा ये तीसरे नंबर पे है, और झा जो है चौथे नंबर पे है, टा ठा डा ये भी तीसरे नंबर पे है। तो ये तो घोष हो जाएंगे। चा यहाँ पे पहले नंबर पे है, पहला दूसरा अघोष होता है, तो चा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों वाक्य जो होते हैं रचना के आधार पर जो है तीन तरह के होते हैं, एक जो है सरल वाक्य, एक जो है मिश्रित, और एक जो है तीसरा हो जाएगा संयुक्त हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य कितने तरह के होते हैं, अर्थ के आधार पर 8 तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो एक जो है यहाँ पे विधिवाचक दिया गया है, विधिवाचक जहाँ पे जो है किसी कार्य का या बात का होना पाया जाए, जैसे कि राम स्कूल जाता है, तो ये विधिवाचक या विधानवाचक भी इसको बोलते हैं। और इसके बाद जो है निषेधवाचक हो जाता है दूसरे नंबर पे, निषेधवाचक में जहाँ पे ना होना पाया जाए किसी बात का, जैसे कि राम स्कूल नहीं जाता है। और तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा आज्ञावाचक, तो आज्ञावाचक में जो है जहाँ पे आज्ञा दी जाएगी, यानी कि राम स्कूल जाओ या तुम स्कूल जाओ, तो ये जो है आज्ञावाचक हो जाएगा। और फिर विस्मयवाचक हो जाता है, विस्मयवाचक यहाँ पे दिया गया है। विस्मयवाचक में क्या होता है, तो जहाँ पे आश्चर्य, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट होता है जिस वाक्य में, वहाँ पे विस्मयवाचक हो जाता है। और फिर जो है संदेहवाचक, तो जहाँ पे संदेह या संभावना जहाँ पे दिखाई देगी जिस वाक्य में, वहाँ पे संदेहवाचक हो जाएगा, जैसे कि शायद राम आज स्कूल ना जाए, या शायद राम आज स्कूल जाए, या शायद वो पढ़ रहा हो, तो ये सब संदेहवाचक में हो जाते हैं। और फिर जो है इच्छावाचक होता है, इच्छावाचक, तो इसमें कोई विश की जाती है या इच्छा प्रकट की जाती है, जैसे कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु रखे, या तुम्हारी मेहनत सफल हो, ये सब जो है इच्छावाचक में हो जाते हैं। और इसके बाद संकेतवाचक यहाँ पे दिए गए, संकेतवाचक में जो है कोई संकेत या इशारे का जहाँ पे बोध होगा वहाँ पे संकेतवाचक हो जाएगा, जैसा कि यदि तुम परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगी, ये जो है संकेतवाचक में आ जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और एक जो है बच गया है, वो कौन सा, प्रश्नवाचक, तो जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाएगा वो जो है प्रश्नवाचक में आ जाएगा। तो ये जो है 8 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है, रेखांकित शब्द का वचन है, तो जनता यहाँ पे रेखांकित करके दिए गए हैं, तो इसका वचन बहुवचन होगा या एक वचन या द्विवचन। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक वचन। जनता जो है एक वचन शब्द है। तो कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि जनता हो गया, या जो है पुलिस हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। इसके अलावा वर्षा हो रही है, वर्षा हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। सेना, संसद, सभा, और धातुएं जैसे कि सोना चांदी या हीरा, तो धातुएं जो होती हैं ये भी एक वचन में हमेशा प्रयोग की जाती हैं। तो यहाँ पे एक वचन इसका राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दिया गया है, निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है, निशेष या निश्चल या निष्काम या निस्तार। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, निस्तार। ये जो है निस उपसर्ग से बना है, और निष्काम ये जो है ये वाला निश है यहाँ पे, और निश्चल, तो यहाँ पे जो है ये निस उपसर्ग से दोनों बने हैं, ये दोनों, तो निस्तार यहाँ पे राइट आंसर होगा। और निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द जैसे कि निस्तेज या जो है निसंदेह। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, धोबी शब्द का स्त्रीलिंग है, धोबी का स्त्रीलिंग बताना है, क्या होगा, धोबीन या धोबिन या धोबइन या धोबैनी। तो धोबी का स्त्रीलिंग हो जाएगा धोबिन, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा बताइए ज्ञाता का स्त्रीलिंग क्या होगा और पाठक का क्या होगा। पाठक, भगवान, भगवान का, और कौवा, कौवा का क्या होगा, और मछली। तो ज्ञाता, ज्ञाता जहाँ पे लास्ट में ता होता है उसका स्त्रीलिंग बनाते हैं तो त्री हो जाता है, ज्ञात्री हो जाएगा। पाठक का हो जाएगा पाठिका, लेखक का लेखिका हो जाता है तो पाठक का पाठिका हो जाएगा। भगवान का तो वान जहाँ पे लगा होता है लास्ट में उसका वती हो जाता है, भगवती हो जाएगा। मान लगा होता है तो मति हो जाता है, जैसे शक्तिमान का शक्तिमती। कौवा, तो कौवा का क्या होगा, कौवी। तो दोस्तों कौवा ये जो है ज़्यादातर पुल्लिंग के रूप में इसका प्रयोग होता है और इसका स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो है यहाँ पे कौवी नहीं करेंगे बल्कि मादा लगा करके बनाएंगे, मादा कौवा हो जाएगा। तो कौवा का स्त्रीलिंग क्या होगा, मादा कौवा। और मछली, तो मछली जो है अक्सर ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये जो है पहले से ही स्त्रीलिंग है, इसका हमें पुल्लिंग बनाना है। पुल्लिंग क्या होगा, तो मछली जो है ज़्यादातर स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब इसका पुल्लिंग बनाना हो तो हम क्या करेंगे, नर लगा करके बनाएंगे, नर मछली, नर मछली। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल धोबी का धोबिन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शेर के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति चुनिए। तो शेर के लिए जो है केसरी दिए गए हैं, केसरी शेर का पर्यायवाची होता है, शार्दूल भी होता है और मृगेंद्र भी होता है, मृगेंद्र। तो यहाँ पे तीनों जो है शेर के पर्यायवाची हो जाएंगे, तो यही जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया केसरी तो है शेर का, लेकिन अहेरी, अहेरी मतलब क्या होता है, तो अहेर मतलब शिकार और अहेरी मतलब क्या हो जाएगा, शिकारी हो जाएगा। मृगेंद्र तो होता है केसरी, केसरी शेर का होता है, पंचानन नहीं होता, पंचानन मतलब शिव, शिव का पर्यायवाची होता है पंचानन। 5 है मुख जिसके, अर्थात शिव। और यहाँ पे समास कौन सा होगा, पंचानन में बहुब्रीहि समास। और मृगेंद्र, मृगेंद्र तो शिव का सॉरी शेर का होता है, लेकिन यहाँ पंचानन नहीं है। केसरी, पंचानन और मृग, तो मृग और पंचानन नहीं होते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर होगा, केसरी, शार्दूल और मृगेंद्र। ये जो है शेर के पर्यायवाची हैं। और इसके अलावा जो है शेर के पर्यायवाची में आप याद रखेंगे हरि, हरि भी शेर का पर्यायवाची होता है। और चित्रक, चित्रक होता है, मृगेंद्र भी होता है और मृगराज भी होता है। तो ये जो है कुछ हो जाते हैं शेर के पर्यायवाची। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है बताना है। कवयत्री, तो कवयत्री ये जो है सही वर्तनी है। विभीषिका ये भी सही है। प्रशंसा, तो प्रशंसा यहाँ पे अशुद्ध दिया गया है, पहले जो है तालव्य सा आएगा, बाद में जो है ये छोटा सा आएगा। ये जो है प्रशंसा की सही वर्तनी है। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना जो है ये भी सही लिखा है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। आधाता और आधासा दोनों जो है आधा होते हैं, तो ज्योत्सना। इसके अलावा बताइए बर्तन, बर्तन क्या ये सही लिखा है। और अननास, और इसके अलावा भागीरथी और विरहिणी, और इसके अलावा शुश्रूषा। तो इसमें जो है कौन सही है कौन सा गलत है। बर्तन, तो बर्तन की वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। बर्तन जो है कैसे लिखा जाएगा, इस तरह से लिखा जाता है, बर्तन, आधा नहीं होता है। अनानास ये भी अशुद्ध लिखा है, यहाँ पे जो है पहले पूरा होता है ना और फिर जो है आधा, अनन्नास इस तरह से लिखा जाएगा। भागीरथी जो है सही लिखा है, भगीरथी लिख करके एग्जाम में देता है वो गलत होता है, तो भागीरथी यहाँ पे सही है। विरहिणी ये गलत है, विरहिणी होता है, हाँ पे छोटी की मात्रा होगी। और शुश्रूषा ये जो है बिल्कुल सही लिखा है। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। तो दोस्तों यहाँ पे स्वतंत्रता में आपको बताना है कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, भाववाचक या गुणवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं संज्ञा की, तो इसके कितने भेद होते हैं, 5। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो है क्या होता है, इसमें व्यक्तियों के नाम या वस्तु या स्थान का जो उनका खुद का नाम होता है, विशेष उनका जो नाम होता है वो सब आ जाते हैं व्यक्तिवाचक में, जैसे कि राम या मोहन, या स्थान का नाम दिल्ली, या किसी वस्तु का अगर विशेष नाम है तो वो सभी व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। जातिवाचक में जो है इसमें जो है व्यक्तियों का या प्राणियों का या वस्तुओं
का जो पूरी जाति का बोध कराता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जहाँ पे जिस संज्ञा से व्यक्ति या प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होगा वो जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे कि मनुष्य, तो पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, या गाय, या डॉक्टर, तो जितने भी डॉक्टर हैं उनकी पूरी डॉक्टर की प्रजाति का बोध हो रहा है। या जो है पेन, तो पेन, जितने भी पेन है दुनिया में सबका बोध हो रहा है, इसमें पूरी प्रजाति का बोध हो रहा है। लेकिन अगर पेन का कोई विशेष नाम है जैसे कि रेनॉल्ड या सेलो वगैरह, तो वो जो है वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन पेन अगर कहेंगे तो जातिवाचक। भाववाचक में जो है किसी भाव या गुण या स्वभाव या अवस्था का जहाँ पे बोध होगा वो जो है संज्ञा क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा। जैसे कि बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी या दुख, तो इनको जो है आप देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो सब भाववाचक में आ जाती हैं। और स्वतंत्रता भी आपकी जो है, स्वतंत्रता या गुलामी, ये सब भी भाववाचक में आ जाएंगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 हो गए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। गुणवाचक जो है कोई संज्ञा नहीं होती। चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा समूहवाचक। तो जहाँ पे समूह का बोध होता है, जैसे कि जनता, जनता लोगों का समूह हो जाएगा। सभा, सभा भी लोगों का समूह हो जाएगा। भीड़, तो भीड़ भी समूह होता है। और इसके अलावा 5वां हो जाएगा द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो चीज़ें नाप तौल करके आती हैं, जैसे कि दूध हो गया या सोना चांदी, ये सब, सोना चांदी या पानी, तो ये सभी जो है द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है भाववाचक इसका राइट आंसर होगा। स्वतंत्रता में कौन सी संज्ञा है, भाववाचक। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है, महर्षि के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा, महाधन ऋषि, ये वाला नहीं होगा, ये महाधन ऋषि, तो यही इसका राइट आंसर होगा। महाधन ऋषि गलत होगा और ये भी गलत होगा। महाधन ऋषि कौन सी संधि है यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे गुण संधि है। गुण संधि की पहचान क्या होती है, सिंगल मात्रा जब आपको दिख जाए, या तो ए की या ओ की, या जो है आधा रा की मात्रा जो इस तरह से लगती है, तो ये जो मात्रा अगर दूसरे या तीसरे अक्षर पर आपको दिख जाए तो वहाँ पे ज़्यादातर जो है गुण संधि होती है। ठीक है, और इसका नियम क्या होता है, तो गुण संधि में जो है छोटा आ या बड़ा आ का अगर मेल होगा किससे, अगर इसका छोटी ई या बड़ी ई से मेल होगा तो बन जाएगा ए, और अगर इसका मेल होगा छोटा ऊ या बड़ा ऊ से तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। और छोटा आ या बड़ा आ का मेल होगा अगर री से तो बन जाएगा अर। ठीक है, जैसे कि महा यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे री है, तो बड़ा आ और री मिलकर के क्या बनेगा, अर। तो अर की मात्रा जो है ऊपर लग जाएगी, यहाँ पे महर्षि हो जाएगा। ठीक है, महर्षि यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से आपका हो जाता है जैसे कि ब्रह्मा, ब्रह्मा और इसमें जो है ऋषि, तो यहाँ पे बड़ा आ है और यहाँ पे री, तो ब्रह्मर्षि हो जाएगा, ब्रह्मर्षि। और इसी तरह से नर, नरधन ईश, तो यहाँ पे छोटा आ है और यहाँ पे बड़ी ई, तो क्या बनेगा, ए बन जाएगा, तो यहाँ पे नरेश हो जाएगा। महाधन उत्सव, महाधन उत्सव, तो बड़ा आ है और छोटा ऊ, क्या बनेगा, ओ बनेगा, महोत्सव बन जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अब दिया गया है, धूरी भरे अति शोभित श्याम जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, तो धूरी भरे अति शोभित श्याम, कृष्ण जी के बारे में बात हो रही है, उनके बचपन की बात है यहाँ पे। धूरी भरे मतलब धूल से भरे हुए हैं और बहुत ज़्यादा शोभित हो रहे हैं। जो तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और उनके सिर पर एक जो है सुंदर चोटी बंधी हुई है। खेल रहे हैं, खा रहे हैं, फिरे अंगना, और अंगना में इधर उधर फिर रहे हैं, और पैरों में पैजनी बज रही है, पायल बज रही है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे कौन सा रस होना चाहिए, हाथ से नहीं होगा, भयानक नहीं होगा, वात्सल्य। यहाँ पे जहाँ पे छोटे बच्चे के प्रति प्रेम का भाव जहाँ पे होगा वहाँ पे वात्सल्य रस उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वात्सल्य रस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका स्थायी भाव क्या होता है, स्नेह है। और भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, अनुराग होता है, अनुराग। और भयानक, तो भयानक का स्थायी भाव क्या होता है, भय। हास्य का होता है हास या हंसी। तो यहाँ पे वात्सल्य रस इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है,
भभूत का तत्सम है, क्या होगा? विभूति या भभूति या बभूति या भवभूति? तो भभूत का तत्सम हो जाएगा विभूति, पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा बताइए साड़ी, साड़ी का तत्सम क्या होगा? सिर, सिर का तत्सम क्या होगा? सास, सास ससुर, साला और साली। तो दोस्तों साड़ी का हो जाएगा, साड़ी का हो जाएगा शाटी, सिर का भी सिर हो जाएगा। और सास का क्या होगा? ससुर, सास का हो जाएगा ससुर। और ससुर का क्या होगा? तो ससुर। साला का हो जाएगा श्याला। और फिर साली का क्या हो जाएगा? श्याली हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे भभूत का विभूति इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है बारहसिंगा में कौन सा समास है? तो बारहसिंगा में बताइए कौन सा समास होगा? द्विगु। तो द्विगु में क्या होता है? पहला पद संख्यावाचक होता है और जो सामासिक पद होता है समूह का बोध कराता है, वहाँ पे द्विगु समास होता है। तो बारहसिंगा क्या यहाँ पे द्विगु हो जाएगा? तो 12 ये है तो संख्यावाचक 12, लेकिन बारहसिंगा ये समूह का बोध नहीं करा रहा है। बारहसिंगा का अर्थ ये नहीं होता है कि 12 सिंगों का समूह। बारहसिंगा का मतलब होता है जानवर। बारहसिंगा एक जानवर होता है जो कि हिरण की तरह होता है, जिसकी 12 सिंग होती हैं। तो यहाँ पे जब कोई पद प्रधान नहीं हुआ, एक अलग अर्थ की ओर संकेत करेगा सामासिक पद, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जैसे कि त्रिनेत्र होता है, तो त्रिनेत्र का मतलब ये नहीं होता है 3 नेत्रों का समूह। त्रिनेत्र जो है एक अलग अर्थ की ओर इशारा करता है। त्रिनेत्र मतलब शिव जी। तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन जो है पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे कि चौराहा, तो 4 रास्तों का समूह, चौराहा 4 रास्तों का समूह, तो ये जो है समूह का बोध करा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे द्विगु हो जाएगा। लेकिन अगर पहला पद संख्यावाचक भले ही हो, लेकिन अलग अर्थ जब प्रकट करेगा सामासिक पद, तो वहाँ पे बहुब्रीहि हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुब्रीहि इसका राइट आंसर होगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब ये है कुल लाभ पाने की चाह के लिए एक शब्द क्या होगा? लिप्सा या लोलुप या लालायित या विभू? तो कुल लाभ पाने की चाह, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा लिप्सा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। लोलुप, लोलुप मतलब लोभ करने वाला, लोभ करने वाला। और लालायित मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब हो जाएगा लालसा करने वाला, लालसा करने वाला। विभू, विभू मतलब क्या होता है? जो सब में व्याप्त हो, जो सब में व्याप्त हो। तो यहाँ पे कुल लाभ पाने की चाह के लिए लिप्सा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला, और ये जो है आखिरी क्वेश्चन हो जाएगा, सित शीत शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो सित शीत ये जो है समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, जहाँ पे शीत का मतलब क्या होगा? सफ़ेद दिया गया है, तो सित मतलब सफ़ेद नहीं होता है, श्वेत मतलब सफ़ेद होता है। तो ये ऑप्शन तो गया। दुर्बल, सित मतलब दुर्बल होता है, और शीत मतलब ठंड भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये जो सित है इसका मतलब क्या हो जाएगा? दुर्बल, और शीत मतलब ठंड। और यहाँ शर्म दिया गया है तो शर्म नहीं होता। पुत्र दिया गया है, सित मतलब, तो पुत्र होता है सुत मतलब, सुत मतलब पुत्र होता है, ना कि सित मतलब। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। और इसके अलावा बताइए, ये स्रोत और स्रोत ये भी समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द है, तो इनका जो है दोनों का अर्थ बताइए क्या होगा? व्यंजन और व्यजन। और इसके अलावा वरद और बरद। तो स्रोत मतलब क्या होता है? स्रोत मतलब कान। और ये वाला जो स्रोत होता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब उद्गम स्थल, उद्गम स्थान या उद्गम स्थल। व्यंजन, तो व्यंजन मतलब क्या होता है? व्यंजन मतलब एक तो वर्ण होता है, जो काखा गाघा ये सब जो है व्यंजन होते हैं। और व्यंजन का मतलब डिश भी होता है, यानी कि खाने का सामान, खाद्य पदार्थ। और ये जो व्यजन है, व्यजन, व्यजन का मतलब होता है पंखा, व्यजन मतलब पंखा हो जाता है। वरद मतलब क्या होता है? वर देने वाला, वरदान देने वाला या वर देने वाला। और बरद, बरद मतलब क्या होता है? बैल। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और जो नए दोस्त हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।